आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते, जिसे निम्रा अहमद ने तहरीर किया है, इसका अगला हिस्सा पढ़ते हैं। हया ऊपर आई थी। उसने इलेक्ट्रिक का कुछ टूटा फूटा सामान रखा भी देखा था। वो कटिंग बोर्ड देख रही थी। उसे अपने अकब में राहदारी से किसी दरवाजे के होले से खुलने की चरचर सुनाई भी दी थी। उसने सोचा जहान इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक खोलने लगी, जिसके ढक्कन के ऊपर गर्द और मकड़ी के जालों की तह थी। इसने चंद चीजें उलट पुलट की तो बेख्तियार गिर्द नथनों में घुसने लगी। इसे जरा सी खांसी आई। पूरा एटिक बेहद साफ था, मां सिवाय इस कोने में रखे 2-3 संदूकों के, जैसे उन्होंने उसको जमानों से ना खोला हो। इसकी पुष्ट पे एटिक का अध खुला दरवाजा होले से खुला। कोई चौखट में आन खड़ा हुआ था, यूं के राहदारी की आती रोशनी का रास्ता रुक गया था। पल भर में एटिक नीम तारीख हो गया था। वो पलटने ही लगी थी कि संदूक में किसी खाकी शय की झलक दिखाई दी। इसने दोनों हाथों में पकड़कर उसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं था, बल्कि अकड़ा हुआ कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोलकर सीधा किया। एक पुरानी गर्दालूद खाकी शर्ट, सितारे, तमगे और एक नाम की तख्ती। चौखट में खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। चौखट में खड़ा शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा था। हया ने नीम अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर वो तख्ती पढ़नी चाहिए थी। सिकंदर शाह। उसने बेख्तियार रैंक देखा। वो कर्नल की निशानदेही कर रहा था। वो शर्ट हाथ में पकड़े किसी उलझन में गिरफ्तार पलटी और एकदम झटके से पीछे हटी। इसके अकब में जहां नहीं था वो कोई और था। दराज कद, कनपट्टियों और पेशानी से झलकते सफेद बाल, सख्त नकोश नाइट गाउन में मलबूस। वो कड़ी निगाहों से उसे देखते करीब आ रहे थे। वो सांस रोके उन्हें देखी गई। वो ऐन इसके सर पे आए और एक झटके से इसकी गर्दन दबोची। मेरी जासूसी करने आई हो? इसके गले को दबोचते वो हर रहे थे। बेख्तियार इसके लबों से चीख निकली। शर्ट इसके हाथों से फिसल गई। इसने अपनी उंगलियों से गर्दन के गिर्द जकड़े इनके हाथों को हटाने की कोशिश की, मगर बेसूद। पाकिस्तानियों ने भेजा है ना तुम्हें? अपने मालिकों को बोलो उन्हें ब्लूप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। छोड़े मुझे। वो जोर से खांसी। इसका दम घुटने लगा था और इसका गला दब रहा था। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, कभी नहीं। हर चीज आगे दे दी गई है, हर चीज। उन्होंने इसे गर्दन से दबोचे, इसका सर खुले संदूक में झुकाया। वो तड़पने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़े मुझे। वो अपने नाखून के हाथ में चुभोकर उनको हटाने की नाकाम सही कर रही थी। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वो ब्लूप्रिंट्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हया का सांस रुकने लगा। वो इसका सर संदूक में देकर ऊपर से ढकना बंद कर रहे थे। इसे लगा वो मरने वाली है। अम्मी अम्मी, वो वहशत से चिल्लाने लगी। वो इसकी गर्दन से उसको दबोचे, उसका सर मुंह के बल अंदर दे रहे थे। गर्द से अटे संदूक में इसका सांस उखड़ने लगा था। छोड़े। धाड़ से दरवाजा खुला और कोई गुस्से से चिल्लाता अंदर आया। इसकी गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींचकर अलग किया और अध खुला ढक्कन पूरा खोलकर दोहरी होकर औंधी झुकी हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुने, आइंदा अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अंगुश उठाकर सख्ती से वो इन्हें दम भी कर रहा था। जान को देखकर 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से उसे सुनते गए। वो और तुम? वो हया की तरफ पलटा, एक हसीली निगाह उस पर डाली और कोने से पकड़कर खींचता बढ़ाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? सीढ़ियों के दहाने पे लाकर इसने हया का चेहरा देखा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास की माने जर्द पड़ चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो होले होले कांप रही थी। वो फुप्पो का बेटा मर गया था, जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से में बोलता उसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियां तेजी से उतरने लगा। वो उसके साथ खींची चली आ रही थी। पुप्पो परेशान से आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? 2 दिन के लिए ना हो तो सारे निजाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है इन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंटर टेबल पे रखी मेज से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। पानी की जरूरत तो हया को नहीं थी, वो सहमी हुई खड़ी थी। जहान को इतने शदीद गुस्से में इसने पहली दफा देखा था, और इतनी शुस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं इन्हें देखती हूँ।
पप्पो परेशानी से कहते हुए ऊपर सीढ़ियां चढ़ गई। वो घूट पे घूट चढ़ाता गया। बोतल खाली करके मेज पे रखी और उसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पर बैठा है ने दरवाजा बंद किया और उसके साथ आ बैठी। जर्द फ्रॉक फिसल कर इसके नंगे पाँव को ढाक गया। बाहर सर्दी थी मगर उसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ मैं इसके लिए मौजूद का हूँ, वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जींस के ऊपर पहने भूरे स्वेटर को आदतन कोहनियों से जरा आगे मोड़े वो हमेशा की तरह वजी और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमी आवाज में बोलता हुआ जहान लग रहा था, संजीदा सा जहान। अब वो पहले जैसा जहान बन चुका था। नीली जीन्स के ऊपर उसका स्वेटर बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो उसे ही देखे जा रही थी। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो अपने हवासों में नहीं होते। अब वो बोलना शुरू हुआ। कई दफा उन्होंने मम्मी को भी मारने की कोशिश की है मगर मुझे कुछ नहीं कहते। डरते नहीं हैं, शायद नफरत करते हैं। सामने सब्जा था, इससे आगे सफेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के दरख्तों के दरोजे से बाहर गीली सब्ज सड़क दिखाई देती थी। नम हवा घास पर से सरसराती हुई गुजर रही थी। वो घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए चेहरा जहान की जानिब मोड़े बैठी थी। फराक का फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ाता हुआ ऊपर उठ जाता तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुकीद टखने और पांव छलकते। मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपना आबाई घर देखूं, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम उस दिन मम्मी को ताना दे रही थी हम पाकिस्तान नहीं आते। उफ, इतना झूठ। नहीं, वो गड़बड़ा गई मगर वो सुन नहीं रहा था। हया हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? सन्नाटे में रहती हुई चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर की उन्होंने ही खरीदारी की थी। बाद में अब्बा ने इधर घर बनवाया। तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और मम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अजीम इंसान थे और बहुत अच्छे भी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, दीन, दुनिया, इज्जत, बहादुरी और वकार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब वो फौत हुए तो मैं और मम्मी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आ गए और तभी वो वाकया हुआ जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। हया का सांस रुक गया। तभी तो उनका निकाह हुआ था, तो क्या वो बाखबर था? हया की खुशफहमियां। जिन दिनों में और मम्मी पाकिस्तान में थे, बल्कि तुम्हारे घर में थे, अब्बा आनन फानन तुर्की फरार हो गए थे। फरार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मुकाम के ब्लूप्रिंट्स उनको भेज दिए थे जो हमेशा खरीदने के लिए तैयार रहते थे। सबूत उन्होंने कोई नहीं छोड़ा मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफा भिजवाया। पहले अदालत में मुकदमा चला और वो गद्दार ठहराए गए। इनके जराइम की फहरिस्त खासी तवील थी। इनको सजाए मौत सुना दी गई और उन्होंने तुर्की में सियासी पनाह हासिल कर ली। कुछ ताल्लुकात कायम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा को तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट न कर सकी, ना ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखेंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको फांसी दे दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालिदैन को पता है मगर बदनामी के डर से किसी को बताई नहीं जाती। वो किसी भी जुज का उसको बता रहा था और वो किसी भी आरी जज्बे आरी निगाहों से सामने बाढ़ को देखे जा रहा था। हया यकटिक उसे देखी गई। इसके घर में पुप्पो के शौहर का जिक्र कोई नहीं करता था। शायद दानस्ता तौर पे ऐसा किया जाता था। मैं एक गद्दार का बेटा हूँ, मेरा बाप एक मुल्क दुश्मन है। इस जिल्लत के बावजूद हम अब्बा के साथ रहने पर मजबूर हैं। एहसास जुर्म है या कुदरत की तरफ से सजा। वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जहन खोते जा रहे हैं। सजाए मौत का खौफ उनके लिए नासूर बनता जा रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया इस पे उनको माफ कर देना। वो मेरे बाप हैं और बावजूद इसके कि ये हकीकत बहुत जगह मेरा सर झुका देती है, मैं इनसे मोहब्बत करने पर मजबूर हूँ।
हया ने गहरी सांस ली। इसके किसी किस्से में इसका खर्चा नहीं था, किसी दास्तान में इसकी दास्तान न थी। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आज खाना खाकर जाना। वो उठा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। शायद वो भी सिर्फ तन्हाई चाहता था। हया गर्दन मोड़कर उसे जाते हुए देखने लगी। वो नंगे पांव लकड़ी के फर्श पे चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हया, भतीजा। चाली ने उन्हें उस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे के बैंक पे बैठी थी। उसकी शॉपिंग पे तबसरा कर रही थी। वो 14 फरवरी की दोपहर थी और तुर्की आए 8वां रोज था। और डीजे जो वैलेंटाइन की रौनक देखने आज तकसीम गई थी, मायूस लौट आई थी। पाकिस्तान के बरक्स तुर्क हर काम छोड़कर सुर्ख रंग में नहीं नहा जाते, बल्कि वो सिवाय सुर्ख फूलों की फरोख के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे के और कोई आसार नहीं दिखाई देते थे। जब डीजे खूब मायूस हो चुकी तो इसने ये कहकर अपने ख्यालात में तरमीम कर ली कि भाड़ में गया सेंट वैलेंटाइन, हमें इस त्योहार से क्या लेना देना। इनकी इस गुफ्तगू में मुखल होने वाली इसराइली एक्सचेंज की स्टूडेंट थी। हाँ, वो दोनों झुककर नीचे देखने लगी जहाँ टाली इनके बंग से नीचे लटकती सीढ़ी के साथ खड़ी थी। वो लड़के तुम्हारा पूछ रहे थे। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर टाली को। कौन से लड़के? वो फलस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट जो साथ वाले जॉब में रहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो पाकिस्तानी लड़कियां कैसी हैं और ये कि इनका कोई मसला तो नहीं है, और ये भी कि तुम दोनों आज शाम की चाय कॉमन रूम में इनके साथ पियो, वो तुम्हारा इंतजार करेंगे। ओके बाय। इसराइली मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालती वो हाथ हिलाकर बाहर निकल गई। ये फलस्तीनियों को हमारा ख्याल कैसे आ गया? इस चाली के दरख्त से दिल भर गया होगा शायद, डीजे ने कयास राय की। बको मत, वो हमें सिर्फ मुसलमान बहनें समझकर बुला रहे होंगे। इतने हैंडसम लड़कों को बहन बनाने पर कम से कम मैं उनकी बहन बनने पर तो बिल्कुल तैयार नहीं। ये भाईचारा तुम्हें मुबारक हो। डीजे भी तक उठी। चलो फिर तैयार हो जाए ताकि वक्त पे पहुंच सकें। हया लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। सिर्फ हमें बुलाया है? हमें ही बुलाया है या ये अरब इसराइल दोस्ती की जिंदा मिसाल भी मौजूद होगी? डीजे का इशारा टाली की तरफ था। पता नहीं। हया ने शाने उचका दिए। वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हर मौके की मुनासबत से मुकम्मल ड्रेसिंग करना इसका जुनून था। कपड़ों पे एक सलवट तक न हो और मेकअप की एक लकीर ऊपर नीचे ना हो। वो हर बात का ख्याल रखती थी। अलबत्ता लड़कों की दावत पे जाने की इजाजत पाकिस्तान में अब्बा या ताया फुरकान न देते, मगर वो इधर कौन सा देख रहे थे? ये तुर्की था और यहाँ ये सब चलता था। 2-3 लड़के थे वो, मोतसमुल मुर्तजा, हुसैन और मोमिन। इनके साथ 2 फलस्तीनी दोस्त मोहम्मद कादिर और नजीबुल्ला जाती दावत के शुरू में मौजूद रहे, फिर उठकर चले गए। मगर इन तीनों मेजबानों ने एहसन तरीके से मेजबानी निभाई। वो तीनों स्मार्ट और गुड लुकिंग से लड़के एक जैसे लगते थे। मोतसम इनमें जरा लंबा लगता था। इसका नाम मोतसमुल मुर्तजा था, मगर ये डीजे ने बाद में नोट किया कि वो फेसबुक पे अपना नाम मोतसम एन मुर्तजा लिखता था। वजह इन्हें कभी समझ नहीं आई। हुसैन और मोतसम दोनों को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अलबत्ता इस भाईचारे से मोमिन मुत्तफिक न था। वो फ्लर्टी नजरबाज से लड़का कुछ भी था, मोमिन न था। अलबत्ता वो दोनों उसको अपनी मौजूदगी में सीधा किए हुए थे। वो दोनों इतने मिलनसार और महज़ब लड़के थे कि हया को अपने सारे कजन इनके सामने बेकार लगे। अलबत्ता जहान की बात और थी। इसने फौरन अपनी राय में तरमीम की। अगले हफ्ते हुसैन का बर्थडे है। हुसैन मोबाइल पर फोन सुनने बाहर गया तो मोमिन ने बताया, फिर तो हमें इसे ट्रीट देनी चाहिए। डीजे सोचकर बोली। और गिफ्ट भी? हया को ख्याल आया। हम दोनों इसके लिए घड़ी खरीदने का सोचे और हमने जवाहर में देखी है, 130 लीरा की है। मोतसिम ने चाय का आखिरी घूंट पीकर मेज पे रखा। यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में? हया ने सोचते हुए पर्स में हाथ डाला ताकि मोबाइल के कैलकुलेटर से हिसाब कर सके। 7150 पाकिस्तानी रुपए। मोतसिम झुककर पेस्ट्रीज की प्लेट से एक टुकड़ा उठाते हुए बोला। हया का पर्स को खंगालना वाला हाथ रुक गया। इसने हैरत व बेयकीनी से मोतसिम को देखा। तुमने इतनी जल्दी हिसाब कैसे किया? मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। वो जीप कर मुस्कुरा दी। और मोतसिम का एक ही ख्वाब है कि वो मैथ्स में नोबेल प्राइज लगे। मोमिन हया के हाथों को देखते हुए कहने लगा। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मोतसिम से आंखें बचाकर हया के सरापे का जायजा लेता था। हया कदरे रुख मोड़कर मोतसिम की तरफ मुतवज्जह हुई। तो मैथ्स के स्टूडेंट, जल्दी से बताओ कि इस महंगी घड़ी को खरीदने के लिए अगर हम चारों पैसे तकसीम करें तो हर एक के हिस्से में कितने? 30 लीरा और 50 फ्रेश। ओके। हया ने गहरी सांस ली और पर्स खुला। इनको पैसे उन्होंने जबरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई एतराज ना था, मगर मोतसिम इनसे रकम लेने पे मुतज़्ज़ब था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बगैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो सबसे इतना ही अफोर्ड कर सकते थे।
वो तीनों जवाहर के लिए निकल रहे थे। मोहतसिम ने बताया कि वो अभी हुसैन से नजर बचाकर घड़ी खरीद लाएंगे। उनको भी साथ चलने की पेशकश की और डीजे ने हाँ करने ही वाली थी कि हया ने इसका पाँव अपने जूते से जोर से कुचला। बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनकार किया, नहीं आप लोग जाएं, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा, तुमने इनकार क्यों किया? पागल औरत, तुम पाकिस्तान से हो या न्यूयॉर्क से? इनकी दावत कबूल कर ली, यही बहुत है। अब हम इनके साथ सैर सपाटों पे भी निकल जाए? कभी नहीं। दिमाग ठीक है, मगर वो तो हमारे भाइयों की तरह है। पीछे हमारे असली भाइयों को पता चला तो कल ही पाकिस्तान वापस बुलवा लेंगे, इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। मोबाइल के साथ नथई हैंड्स फ्री कानों में लगाते हुए बोली, जहर मिला के दूंगी तुम्हें। डीजे भन्नाती हुई पैर पटक कर उठी, और अगर तुम चावलों पे ऑमलेट डालकर लाई तो सारी डिश तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। वो वहीं सोफे पे लंबी बैठी है, मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूजिक उसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई मगर इसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे होले होले पांव झलनाने लगी। डीजे पैर पटक कर बाहर निकल गई। वो रात वैलेंटाइन की रात थी। डीजे कॉमन रूम में मुनक्कदा ऑल गर्ल्स पार्टीज में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिलकर दी थी। जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। इसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से न भर लेती उसे तसल्ली नहीं होती थी। अभी वो काजल की सिलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाजा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। इसने काजल की सिलाई नीचे की और पलट कर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़ी गई, आगे बढ़ी, नॉब घुमाकर दरवाजा खोला। बाहर बालकनी में रोशनी थी। जैसे ही इसने दरवाजा खोला बालकनी तारीक हो गई। गालिबन सीढ़ियों के ऊपर का बल्ब लगा बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? इसने गर्दन उठाकर आगे आकर राहदारी में दोनों से देखा। हर सू खामोशी थी। बालकनी वीरान थी। वहां सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद सानिये खड़ी रही, फिर धीरे से शाने उचकाकर पलटने ही लगी थी कि ओह नहीं। इसके लबों से एक उकताई हुई करहा निकली। चौखट पे इसके कदमों के साथ सफेद गुलाबों का बुके और एक बंद लिफाफा रखा था। वो झुकी, दोनों चीजें उठाई और जा रहे अंदाज में लिफाफे का मुंह पड़ा। अंदर रखा चक्कर कागज निकला और चेहरे के सामने किया, हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसने लब बीच कर तनफ्फुर से वो तहरीर पड़ी, फिर गुस्से से कागज मोड़कर गुलदस्ते समेत पूरी कुवत से राहदारी में दे मारा। आउच! वो वापस मुड़ने ही लगी थी जब किसी की बौखलाई हुई आवाज सुनाई दी। इसने चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज सीधे हाथ वाले कमरे से निकलते मोहतसिम को जा लगे थे और इसे टकरा कर अब इसके कदमों में पड़े थे। ये क्या है? वो हक्का बक्का खड़ा था। आई एम सॉरी मोहतसिम। वो शदीद बेजारी से वो मुश्किल जब्त करके बोली। मोहतसिम को वजह देने का सोच कर ही से कोफ्त होने लगी थी। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए, बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे बेचे। तुम बुरा मत मनाना और इनको डस्टबिन में फेंक देना। वो एक हाथ दरवाजे पे रखे, दूसरे में काजल पकड़े जरा रुखाई से बोली। मोहतसिम ने झुककर वो कागज उठाया और सीधे होते हुए उसके शिकने दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कोफ्त होने लगी। मैं कह रही हूँ ना सॉरी। वो जो कदरे भवें उकड़ के कागज को देख रहा था चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं इट्स ओके, मगर ये तुम्हें सबांची में कोई तंग कर रहा है? वो तहरीर पे निगाहें दौड़ाए तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है, ये बात पहले से मेरे पीछे पड़ा है। लंबी कहानी है, जाने दो इसको, कूड़े में फेंक देना। गुड नाइट। वो मजीद मरवत का मुजाहिरा किए बगैर दरवाजा बंद करने लगी। जब वो होली से बोला, ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था इसकी आवाज में। दरवाजा बंद करती हया रुकी, फिर पट नींवा की और बालकनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज को देखते हुए बोली। मोहतसिम कागज के निचले दाएं तरफ के किनारे पे उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है? शायद फूलों में पानी था। हया ने बेकानी के अंदाज में नफी में गर्दन लाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मेहरबन था। मोहतसिम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सांस को अंदर खींचा। सिट्रस, लेमन, लाइम। वो मुतजब सा हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने इसके निचले किनारे पे लेमन का रस लगाया है। फिर इसने जरा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाजा पूरा खोल के एक तरफ हो गई। मुतसिम कदरे झिझका, फिर कागज पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपने और डीजे की कुर्सियां आमने सामने रखी, फिर टाली की मेज पे चीजें अलट पलट करने लगी। क्या तुम भी बचपन में लीमू के रस और आग वाला खेल खेलते थे? और मेज की दराज खोलकर को ढूंढ रही थी। मोहतसिम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेले हैं और इनमें से अक्सर आग वाले होते थे। फलस्तीन में बहुत आग है, शायद तुम ना समझ सको। चलो आज तुर्कों के इन खेल के इसराइली आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकालकर इसके सामने कुर्सी पर बैठी और लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया। मोहतसिम ने लाइटर का पहिया अंगूठी से दबाकर घुमाया तो आग का नीला शोला जल रहा था। एहतियात से वो बेख्तियार कह उठी। मोहतसिम ने जवाब नहीं दिया। वो खत के नीम हिस्से को जो अभी तक नहीं सूखा था शोले के करीब लाया, जरा सी तपिश मिली और अल्फाज उभरने लगे। बड़े बड़े करके लिखे अंग्रेजी के
3 हरूफ ARP, वो हरूफ एंड फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखी थी। दोनों चंद लम्हे कागज के टुकड़े पे उभरे पूरे हरूफ को तकते रहे, फिर एक साथ गर्दन उठाकर एक दूसरे को देखा। आर एरप, कैसा लफ्ज है ये? हया ने मुमकिन अदायगी के दोनों तरीकों से हरूफ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम, क्या आर्प कोई तो नाम है? मालूम नहीं। मोहतसिम ने शाने चुका दिए कि हया कुछ सोचती निगाहों से कागज को तकती रही। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने एक नजर मोहतसिम को देखा, फिर मुस्कुराई। तुम कर चुके हो। वो होले से मुस्कुराकर खड़ा हुआ और कागज मेज पे रखा। वो जो भी है शायद तुम्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है ये तुम बेहतर समझ सकती होंगी। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू मोहतसिम। मोहतसिम ने जरा सी अदा से सर को जुम्बिश दी और बाहर निकल गया। दरवाजे का कैचर सुस्त रवि से वापस चौखट तक जाने लगा। हया चंद लम्हे मेज पे रखे किनारे से भूरे हुए कागज को देखने लगी, फिर बेख्तियार किसी मैकेनिकी अमल के तहत उसने हाथ में पकड़ी काजल की सिलाई को सीधा किया और बाएं हाथ हथेली की पुष्ट पर वो तीनों हरूफ उतारे। ARP। दरवाजा चौखट के साथ लगने ही वाला था। जरा सी दर से बाहर राहदारी में अगर गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। एक दो पल मजीद गुजरे और जोरदार ठाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। वो अपनी हथेली की पुष्ट पे स्याह रंग में लिखे वो 3 अल्फाज देख रही थी। ARP। उसने ऊपर बने कैबिनेट का दरवाजा खोला। चंद डब्बे उलट पलट किए। निचले खाने में सोख मिर्चों का डब्बा नहीं था। बोरियां उठाकर जरा सी ऊंची और ऊपर वाले खाने में झांका। वहां सामने एक प्लास्टिक के बेरंग डब्बे में सोख पाउडर रखा नजर आया। इसने डब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई। वहां डीजे खड़ी स्लैब पे कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज रखे खटाखट काट रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिरयानी की मिकदार ज्यादा है, 4 चम्मच सुर्ख मिर्च डाल देती हूँ, शायद जरा सा जायका आ जाए। ठीक, वो खुद कलामी के अंदाज में कहती टोकरी से छोटा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ ठीक। डीजे ने भीगी आंखें उठाकर ऊपर देखा, रंधी आवाज में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ी। हया अब डब्बे से चम्मच भर भर कर धुएं उड़ाते पतीले में डाल रही थी। बालों का ढीला सा चूड़ा इसके पीछे गर्दन पे झूल रहा था। सादा सलवार कमीज पे ढीला डाला सब स्वेटर पहने हुए थी, जिसकी आस्तीनें इसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी। दुपट्टा एक तरह दरवाजे पे लटका था और चंद लटे जूड़े से निकलकर चेहरे के इतराफ में लटक रही थी। गोश्त में चमचा हिलाती वो बहुत मसरूफ लग रही थी। वो दोनों इस वक्त अंजुम बाजी के किचन में मौजूद थी। सुबह अंजुम बाजी डीजे को डाइनिंग हॉल में मिली तो शाम को अपने घर में दावत दे डाली, जो कि डीजे ने ये कहकर कबूल कर ली कि वो और हया मिलकर बिरयानी बनाएंगी। अक्सर शाम ही वो दोनों हाले को लेकर अंजुम बाजी के अपार्टमेंट आ गई थी। अब ये तीनों यहाँ थी। एक बेडरूम, लाउंज और किचन पर मुश्तमिल वो छोटा मगर बेहद नफीस सलीके से सजा अपार्टमेंट था। हाले को उन्होंने लाउंज में अंजुम बाजी के साथ ही बैठे रहने दिया और खुद किचन में आकर काम में मसरूफ हो गई। ये पेंटिंग जावेद जी लाई थी इंडिया से। अंदर लाउंज में अंजुम बाजी के हाले को मुत्तला करती आवाज आ रही थी। डीजे, ये जावेद जी क्या है? इसने कदरे उलझ कर पूछा। इनका मतलब है जावेद जी, इनके हस्बैंड। डीजे ने सरगोशी की तो वो ओह कहकर मुस्कुराहट दबाती पलटकर उबलते चावलों को देखने लगी। जिस वक्त अंजुम बाजी और हाले किचन में दाखिल हुए हैं, पतीले का ढक्कन बंद कर रही थी। हाथ पर पलटी और मुस्कुराई। बस दम दे रही हूँ। बहुत खराब हो तुम दोनों, मुझे उठने ही नहीं दिया। बस अब आपको खाने के वक्त ही उठाना था। वो जावेद भाई आ गए। वो हाथ धोकर तौली से साफ करती डीजे के पास आई। डीजे का सलाद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। अब कहीं जाकर वो टमाटर तक पहुंची थी। बस आने वाले हैं, लाओ ये सलाद तो मुझे बनाने दो। नहीं, मैं कर लूंगी, थोड़ा सा रह गया है। डीजे ने बड़ी बेफिक्री से कहा तो इसने जताती नजरों से उसे घूरा। आपने थोड़े में भी सुबह कर देनी है। लाओ मुझे 2 और प्लेटें लगाओ। इसने टमाटर और छुरी डीजे के हाथ से ले ली। हाले खुद निहायत फुर्ती से सारा फैलावा समेटने लगी थी। वो मेरे बर्तन अब तक सिंक में रख रही थी। वो इन कभी कभी काम करने वाली पाकिस्तानी लड़कियों की निस्बत बहुत तेजी से हाथ चला रही थी। डीजे कैबिनेट से प्लेट्स निकालने लगी और अंजुम बाजी रायता बनाने लगी। हाय ने टमाटर को कटिंग बोर्ड पे बाएं हाथ से पकड़कर रखा और छुरी रखकर दबाई। 2 सुर्ख टुकड़े अलग हुए और जरा सा सुर्ख परत हथेली की पुष्ट पे बह गया, जहाँ काजल से लिखे 3 बड़े बड़े हरूफ थे, ARP। वो 2-3 रोज से इस ARP के मुतालिक सोची जा रही थी। अब वो कुछ सोचकर इसने गर्दन उठाई। अंजुम बाजी, दही को कांटे की मदद से फेंटे। अंजुम बाजी ने हाथ रोककर उसे देखा। आपने किसी अरब के मुतालिक सुना है? अरब? अंजुम बाजी ने हैरत भरी उलझन से दोहराया। जी, अरब, ARP। इसने वजाहत के लिए हिज्जे करके बताया। ओ नॉट अगेन हया प्लीज।
हाले जो सिंह के आगे खड़ी थी कजरे उतार पलटी, उसके हाथ में जहाज भरा स्पंज था जिसे वो प्लेट में भर रही थी। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई। उसके अंदाज में खौफ की भरा एहतजाज था, मगर हाले अब के बोल थी। ये मौजू तो इसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस भी नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ना ये सब बेकार की बातें हैं, मगर मैंने पूछा ही क्या है? ARP अब्दुल रहमान पाशा। और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब इसके बाद मैं इस मौजू पे कुछ नहीं सुनूंगी। हाले अब प्लेट की झाग से पानी से खंगाल रही थी और वो हैरतों के समंदर में घिरी खड़ी थी। ARP अब्दुल रहमान पाशा। ओह, ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया? ओके ओके, वो बज़ाहिर सर झुकाए टमाटर काटने लगी, मगर इसके ध्यान में बहुत से ख्याल घुटमुट हो रहे थे। हाले और जहान दोनों एक जैसे थे। वो अपने इस्तांबुल के दिफा के अलावा कभी कुछ नहीं कहेंगे इसे यकीन था, मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा और इसे उस किसी को ढूंढना था। वो मेज लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए थे। वो PhD कर रहे थे और सबानजी में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा और खुश अखलाक से देसी मरते पुराने पाकिस्तानी प्रोग्रामों के शौकीन और परिस्तार टीवी के साथ रैक में अनकही तन्हाइयां, धूप किनारे, आंगन टेढ़ा, अलिफ नून समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की DVDs कतार में सजी थी। दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तखातुब बहुत दिलचस्प था। जवेद जी और अंजू जी। इसे बहुत हंसी आई। बाकी तीनों किचन में थी। जब हया पानी रखने मेज पर आई तो जावेद भाई को तना बैठे पाया। वो किसी किताब के वर्गीकरण कर रहे थे। जावेद भाई तो गड़बड़ा कर तस्सी करती के सामने कुर्सी खींच कर बैठी और मोहतात निगाहों से किचन के दरवाजे को देखा। एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी पूछिए। वो फौरन किताब रख के सीधे हो बैठे। इस्तांबुल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है, अब्दुल रहमान पाशा नाम का। आप उसे जानते हैं? वो मोहताज सी कुर्सी के किनारे टिकी बोलते हुए बार बार किचन के दरवाजे को भी देख लेती। कौन पाशा? वो ब्यूक अदा वाला? और हया को लगा उसे उसके जवाब मिलने वाले हैं। जी जी वही, वो खासा मशहूर है। हाँ सुना तो मैंने भी है। ब्यूक अदा में इसका काफी होल्ड है। वो माल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? असला स्मगल करता है। एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा है? जी वो खसी हाथ से मुस्कुराए। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप एतराफ नहीं करना चाह रहे। इसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता। उन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफातन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पे टिकी घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ? अंजुम बाजी सुर्ख मुंह का चेहरा आंखों में पानी लिए खड़ी थी। इनके हाथ में खाली चमचा था। मिर्ची? इतनी मिर्ची हया? नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फीकी होती हैं, तो मैंने सिर्फ 4 चम्मच। उनकी आंखें फैल गईं। ये तुर्की नहीं, खालिस मुंबई की मिर्ची हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। ओह नहीं। उसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा, जबकि डीजे हंस हंस कर दूरी हो रही थी। सर्दी का जोर पहले से जरा टूटा था। इस सुबह भी सुनहरी सी धूप तकसीम स्क्वायर पे बिखरी थी। मुजस्मा आजादी के लिए घर सोने के जरा चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से किनारे सड़क के चल रही थी जब डीजे ने पूछा, हया ये तकसीम नाम कितने मजे का है? इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मेयर हूं, जो मुझे पता होगा? नहीं, वो मेरी गाइड बुक में लिखा था ना कि तकसीम अरबी का लफ्ज है और इसके मायने शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकलकर सारे शहर में बढ़ जाती थी। तुम्हें अरबी आती है इसलिए पूछ रही हूँ। अरबी में तो तकसीम नाम का कोई लफ्ज नहीं है और अरबी में बांटने को तकसीम कहते हैं। वो एकदम रुकी और बेख्तियार सर पे हाथ मारा। ओह, तकसीम यानी तकसीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो तो तकसीम तकसीम या तकसीम बन जाता है। तकसीम। वाह। वो दोनों इस बात पे खूब हंसती हुई आगे बढ़ने लगी। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ आई थी। इस्तकलाल GDC स्ट्रीट।
तकसीम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वो गली दोनों अतराफ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची ऊंची इमारतों से घिरी थी। गली बेहद लंबी थी। वहां इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा होता। बहुत से सामने की तरफ जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज तेज कदम उठा रहा होता। गली के दरमियान एक पटरी बनी हुई थी जिस पर एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा सा ट्राम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से चलता और गली की एक सिरे से दूसरे तक पहुंचा देता। इस गली को खत्म करने के लिए भी तो घंटा चाहिए था। वहां दोनों तरफ में दुकानों के चमकते शीशे और ऊपर कमकमे लगे थे। बाजार, नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स, डिजाइनर्स वेयर और हर किस्म की दुकानें वहां मौजूद थी। चंद रोज पहले वो इधर आई तो सिर्फ विंडो शॉपिंग में ही 2.5 घंटे गुजर गए और तब भी वो तकलाल जदेसी के दरमियान पहुंची थी। सो थक कर वापस बोली, हया तुमने देखा इस तकलाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में भी हर थोड़ी देर बाद प्रेयर हॉल जरूर है। बड़े नेक हैं भाई तुर्क। वो दोनों तंजिया हंसी और फिर मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस्तकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जहान से मिलना था और वो सिर्फ इसीलिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाए और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कहकर इससे मुलाकात का बहाना ढूंढ ले। वो दोनों साथ साथ तेज रफ्तारी से चल रही थी। वहां हवा तेज थी और हया के खुले बाल उड़ उड़ कर उसके चेहरे पे आ रहे थे। वो बार बार जैकेट की जेब से हाथ निकालती और इन्हें कानों के पीछे उड़ाती। तभी उसने बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताए बगैर बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई और इससे पहले कि वो दरवाजे पे हाथ रखती दरवाजा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जहान था। वो इसे पहचान गई मगर वो अकेला नहीं था। वो इसके सामने से आता साथ से गुजर कर निकल गया तो वो पलट कर देखने लगी। डीजी ने उसे रुकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में कानों को देखती चली गई थी और वो लोगों के रेले में आगे बह गई। हया यूं ही अपने घुटनों तक आते सियाह कोट की जेबों में हाथ डाले उसे देख रही थी। अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी तो इसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे थे। जहान इससे दूर जा रहा था। इसके साथ एक दराज का लड़की भी थी, कोट स्कर्ट में मलबूस, अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जूड़े में बांधे। वो लड़की नागवारी से हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी। जहान ने उसे नहीं देखा। उसे यकीन था। वो दौड़कर इनके पीछे गई। वो दोनों बहुत तेज चल रहे थे। इनकी रफ्तार से मिलने की सही में वो एशियाई लड़की कांपने लगी थी। बमिश्कल वो उनके ऐनाकब में पहुंची। लड़की बुलंद आवाज में सर हिलाती कुछ कह रही थी। जहान भी खासा झुंझलाया हुआ जवाब दे रहा था। वो तुर्क बोल रहे थे या कोई दूसरी जबान वो फैसला न कर पाई। शायद तुर्क नहीं थी। बहुत लंबे लंबे फिक्रे बोल रहे थे और जितनी तुर्क हया ने अब तक सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुर्क में फिक्रे छोटे होते थे। बस फेल इस्तेमाल किया और उसके आगे पीछे सबके लायक के लगाकर आगे बढ़ा लफ्ज बोल दिया जो मायने में कई फिक्रों के बराबर होता था। जहान जहान। वो शोर में बमुश्किल इतनी आवाज से उसे पुकार पाई कि वो सुन सके। इसकी तीसरी पुकार पे वो रुका। लड़की भी साथ रुकी। वो दोनों एक साथ पलटे। जहान इसके होंठ जहान को देखकर एक मासूम मुस्कुराहट पर डरने लगे। क्या मसला है? इसने संजीदा उखड़े उखड़े अंदाज में अबरू उठाए। इसके चेहरे पे इतनी सख्ती और नगवारी थी कि हया की मुस्कुराहट में खुलते लब बंद हो गए। इसका रंग फीका पड़ गया। मैं हया। वो भी यकीनी से बिना पलक झपके उसे देख रही थी। इसे शक गुजरा कि जान ने उसे नहीं पहचाना। हाँ तो फिर? वो भवें से कह के बोला। वो लड़की कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी नापसंदीदगी से हया को देख रही थी। फिर हया ने बेयकीनी से जेरे लब दोहराया। वो शस्तर सी जहान को देख रही थी। कोई काम है, कोई काम है, वो मुश्किल जब्त करके बोला। हया ने धीरे से नफी में से लाया। इसमें बोलने की सकत नहीं थी। तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। उषा ने झटक कर पलटा। लड़की भी एक उचटती निगाह इस पर डालकर मुड़ गई। इस्तकलाल स्ट्रीट पे लोगों का रेला आगे बढ़ता गया। जहां सिकंदर उस लड़की के पीछे बहुत से लोगों समेत किसी से जा चला गया। इतनी देर वो साकित खड़ी बहुत से सरों की कुश्ती दरमियान और उन दोनों को दूर जाते देखती रही। इसकी पलकें झपकना भूल गई थी। इन दोनों के सिरा पे हजूम में गुम हो रहे थे। वो दो नुक्ते बनते जा रहे थे। मध्यम, दूर, बहुत दूर। हया हया। डीजे कहीं दूर अतल पतल किसी सांसों के दरमियान चला रही थी मगर वो सुन नहीं रही थी और इस तरह भीड़ के दरमियान पत्थर हुई खड़ी उसी से देख रही थी। वो बहुत दूर जा चुके थे। साकित पुतलियों में अब दर्द होने लगा था। बिलाखिर बोझ से इसकी पलकें गिरी और झुककर उठी तो मंजर भीग चुका था। इसने फिर से पलकें झपकाई तो भीगी आंखों से कतरे रुखसारों पे गिरने लगे। सामने का मंजर कदरे वाज़ेह हुआ मगर लम्हे भर की ताखीर से इसका ताक्कुब हार गया था। वो दोनों भीड़ में गुम हो गए थे। वो अपना मंजर खो चुकी थी। आंसू टिप टिप उसकी थोड़ी से नीचे गर्दन पे लुढ़कते गए। हया, किधर रह गई थी तुम?
डीजे निढाल होकर उसका शाना झंझोड़ रही थी। इसका सांस फूल चुका था और वो हाँफ रही थी। मैं कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ डीजे, वो इसी सीन देखते हुए बड़बड़ाई थी धीरे से। उसने एक हाथ से ओवन का ढक्कन खोला और दूसरे हाथ से गर्म ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पे भूरी खस्ता गर्मा गर्म जिंजर ब्रेड तैयार पड़ी थी। अदरक की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो दूसरे हाथ से जिंजर ब्रेड को चेक करती सीधी हुई और ट्रे लाकर काउंटर पे रखी। वो सफेद ढीली सी आधे बाजू वाली टी शर्ट और खुले स्याह ट्राउजर में मलबूस थी। बालों का ढीला सा जूड़ा गर्दन में पड़ा था और उलझी उलझी सी रतें गालों को छू रही थी। टी शर्ट के ऊपर पहने एप्रन पे जगह जगह चॉकलेट और क्रीम के धब्बे लगे थे। मुतसिम काउंटर के एक कोने पे खड़ा प्याले में अंडे की सफेदी फेंट रहा था। डीजे दूसरी तरफ खड़ी सजावट के लिए बंटीज और रंग बिरंगे बीन्स के पैकेट खोल खोल कर प्लेट में डाल रही थी। हर रंग के बीन्स, कैंडीज और सुर्ख बीन्स का ढेर लग चुका था। आज हुसैन की सालगिरह थी। रिवायती तरीके से केक बनाने के बजाय हया इसके लिए जिंजर ब्रेड हाउस में तैयार कर रही थी। 1 फीट ऊंचा जिंजर ब्रेड से बना घर जो चॉकलेट क्रीम और रंग बिरंगी जेली से सजा था, वो पिछले 4 घंटे से लगी हुई थी और अब बिलाखिर इसके जिंजर ब्रेड के 6 के 6 बेक हो चुके थे। 4 दीवारों के लिए और मखरूती छत के लिए। उसको जोड़ते इसने कहा तो मैं तो समझो आइसिंग बना चुका था। प्याला रख के उसकी तरफ आ गया। डीजे अब एक दीवार उठाकर इसमें से मुस्तकीर दरवाजा काट रही थी। हया और मोतसम ने एहतियात से दीवारें मुतसल खड़ी की और उनके जॉइंट में बतौर गम मखसूस सिरप लेप दिया और बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ हटाए। दीवार सीधी खड़ी रही। सिरप ने उनको चिपका दिया था जबरदस्त। वो पुरचुश हो गई। इसका घर बन रहा था। वो ये ख्याल ही इसकी थकावट भगा कर ले गया। वो दोनों बगली दीवार छोड़ने लगे। हया के माथे से झूठी लट बार बार आंखों के सामने आती। वो बार बार उसको पीछे हटाती है। उंगलियों पर लगे चॉकलेट के सिरप के धब्बे इसके रुखसार पे लग गए थे मगर परवाह किसी थी। 4 दीवारी बन गई। अब उन्होंने 2 मुस्तकिल टुकड़ों को ऊपर उल्टे हुए की तरह रखा और जोड़ पर सिरप लगा दिया। काफी देर बाद उन्होंने अपने हाथ उठा दिए। छत बरकरार रही। सिरप सूखने लगा। छत मजबूत हो गई थी। हया तुम ग्रेट हो। वो पूरा सा घर बना रंग या आराइश के भी इतने हसीन लग रहा था। बिना रंग के भी बहुत प्यारा लग रहा था वो घर के। मोतसिम बेख्तियार 27 से बोला, मुझे पता है। वो धीरे से ऐसी। वो तीनों अब अला बला कैंडीज और जेलीज से दीवारों की सजावट करने लगे। वो हर डेकोरेशन के टुकड़े के पीछे जरा सा सिरप लगाकर उसे दीवार से चिपका देते। पूरे घर पे जगह जगह सुर्ख सब्ज और नीले बटन की माने आंखें उभरने लगी थी। जरा सी देर में घर सज गया। डीजे ने सफेद क्रीम से खिड़कियों की चौकोर चौखटें बनाई और अंदर नीली क्रीम का रंग भर दिया। अब इस्तांबुल की बर्फबारी का मंजर मजा अपने घर को भी चखाएं। हया ऐसे ही शुगर और छलनी ले आई। इसने सफेद सूखे आटे की शक्ल की ऐसी ही शुगर छलनी में डाली और घर के ऊपर करके छलनी आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगी। छलनी की सुराखों से सफेद जर्रे नीचे गिरने लगे। भूरे घर पे बर्फबारी होने लगी और अब हल्की सी सफेद चॉकलेट से ढहकर बैठने लगी। हया का जिंजर ब्रेड हाउस तैयार था। इसने एहतियात से ट्रे उठाई। घर बरकरार रहा। ये इसकी 4.5 घंटे की मेहनत का समर था। किसी सालगिरह की तकरीब से पहले हया सुलेमान निक से सब तक तैयार ना हो हैरत अंगेज बात थी, मगर आज इसकी तैयारी वो घर ही था। इसे अपने रफ लिए एप्रॉन चेहरे पे लगे धब्बों की परवाह नहीं थी। इसकी सारी तवज्जो ट्रे में सजे जिंजर ब्रेड हाउस पे थी। वो डीजे और मोतसिम के पीछे चलती कॉमन रूम में दाखिल हुई। वहां फासले फासले पर गोल मेजों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। दरमियानी मेज पे गिफ्ट्स और हुसैन का लाया हुआ केक रखा था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स आ चुके थे। वो कोई सरप्राइज पार्टी न थी। सो हुसैन बड़ी मेज के पीछे खड़ा हंसता हुआ अटाली का गिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे अटाली बार बार पीछे कर रही थी। सरप्राइज, हया ने पुकारा तो सबने इधर देखा। मोतसिम और डीजे के पीछे वो चौखट पे खड़ी थी, दोनों हाथों में उठाई ट्रे में वो फेरी टेल हाउस रखा था और हया को पता था वो पेंसिल और गिटिल की जिंजर ब्रेड हाउस से ज्यादा खूबसूरत था। वाओ! बेख्तियार बहुत से लबों से सताइश निकली। हया, तुमने मेरे लिए इतना किया। हुसैन बहुत मुतासिर था। उसने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। दरवाजे में खड़ी थी। दरवाजा अध
खुला था। वो अंदर आ रही थी, सर्दी हो रही थी। आओ हया, इसी मेज पे ले आओ। मोहतसम बड़ी सी मेज से गिफ्ट्स, केक और दूसरी डिशेस के दरमियान चीजें हटाकर जगह हटाने लगा। सर्दी की लहर दरवाजे से अंदर घुस रही थी। इसने बाएं हाथ में ट्रे पकड़ी, दाएं हाथ से दरवाजा धकेलना चाहा। वो बदकिस्मती का लम्हा था। दरवाजे की नॉब को उसने छुआ ही था कि दरवाजा जोर से पूरा खुला और कोई तेजी से अंदर दाखिल हुआ। खुलते दरवाजे ने इसका बड़ा हाथ पीछे धकेला और वो तवाजुन बरकरार न रख सकी। बेख्तियार एक कदम पीछे हटी और तभी इसके बाएं हाथ पे पकड़ी ट्रे टेढ़ी हुई। ओह नो! बहुत सी दिलदोज चीखें बुलंद हुई और उनमें सबसे दिलखराश चीख उसकी अपनी ही थी। उल्टी होती ट्रे इसके हाथ पे रह गई। हल्की सी ठोकर की आवाज के साथ जिंजरब्रेड हाउस जमीन पे जा गिरा। हर दीवार टुकड़ों में बट गई। बंटीज और जेलीज इधर उधर बिखर गई। फर्श पे ब्रेड, चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी बंटियों का मलबा पड़ा था और वो सब सन्नाटे के आलम में फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे। कितने ही पल वो शौक के आलम में इस मलबे को देखे गई। फिर इसके पार नजर आते जॉगर्स को देखा। वो अपनी शस्त्र निगाहें ऊपर उठाए। वो जहान सिकंदर था। वो इतनी ही बेयकीनी व शौक से मलबे को देख रहा था। हया के देखने पे बेख्तियार इसने नफी में सर हिलाया। हया, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम सामने। ओह गॉड! तासुफ मलाल के मारे में कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, एकदम लब बीत गई इसकी आंखों में। ताहियर की जगह गुस्से नहीं लगी, खून की सुर्ख लकीरें इसकी आंखों में उतरने लगी। वो एकदम झुकी, ब्रेड का टूटा क्रीम में लथड़ा टुकड़ा उठाया और सीधे होते हुए पूरी कुव्वत से जहान के मुंह पे दे मारा। वो इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार न था। क्रीम में लथड़ा टुकड़ा इसकी गर्दन पे लगा था। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा, टुकड़ा इसकी शर्ट पे से फिसलता हुआ नीचे कदमों में जा गिरा। इसने गर्दन पे लगी क्रीम को हाथ से छुआ, फिर उंगलियों के पोरों को बेयकीनी से देखा। हया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सुर्ख आंखों में लब बीचे जहान को देख रही थी। इसने लब इतनी सख्ती से भींच रखे थे कि रगे उभरने लगी और कनपट्टी पे नीली लकीर नजर आ रही थी। वो बिल्कुल चुप खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। इट्स ओके। हुसैन परेशानी से आगे बढ़ा। डीजे और मोहतसम भी इसके साथ थे। हया, मैंने वाकई नहीं देखा था कि तुम। शट अप, जस्ट शट अप। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि आगे बढ़ता हुसैन वहीं रुक गया। चले जाओ तुम यहाँ से, कहीं भी चले जाओ मेरी जिंदगी से, मगर जरूर चले जाओ। तुम मेरे लिए अजाब और दुख के अलावा कभी कुछ नहीं लाए। निकल जाओ इस कमरे से। इसने उर्दू में चिल्लाकर कहा था। 12 ममालिक की एक्सचेंज स्टूडेंट में से उर्दू कोई नहीं समझता था सिवाय डीजे के, मगर वो तमाम मुतासिफ खड़े तुलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हया, जहान की आंखों में दो पोखरा। मेरा नाम भी मत लो। इसने गर्दन के गिर्द बंधे एप्रन की डोरी हाथ से नोची। एप्रन एक तरफ उतार कर फेंका और भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब इसके आते ही जल उठा। वो तेजी से चक्करदार सीढ़ियां उतरने लगी। आंसू इसके चेहरे पे बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ से ढकी घास पे तेज चलने लगी। बाहर तेज सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा कोहर हर सू छाया था। वो सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी और उसे पता था कि वो एक जिंजरब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही थी। पहाड़ी की ढलान उतरकर सामने सवांजी की मसनूई झील थी। झील अब खासी पिघल चुकी थी, फिर भी फासले फासले में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज दौड़ने से इसका सांस फूल गया था। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला जुड़ा आधा खोलकर कमर पर गिर गया था। वो थकी मांदी सी घास पे बैठ गई थी और स्लीपर पांव से निकालकर ठंडे पानी में डाल दिया। वो खुद अजियती की इंतहा तक थी। घुट्टों के गिर्द बाजू लपेट कर सने झुकाकर वो एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी। मसनूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था, गोया चांदी का एक बड़ा सा वर्ग सिया पानी पे तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज
वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरफ फिसलकर झील की चांदनी में गुम हो गए। तो इसने कदमों की चाप सुनी, कोई इसके साथ आ खड़ा हुआ था। इसने भीगा चेहरा उठाकर देखा, वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब करता संजीदा सा उसके साथ खड़ा था। सॉरी आया, मैं तो माजरत करने आया था कि इस रोज काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया। मगर वो चुपचाप बेआवाज रोती उसे देखी गई। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैं तुम्हारा बढ़ा हुआ हाथ नहीं देख रहा था, अपनी दानिश में बहुत तेज चल रहा था और अचानक में तुम्हारा हाथ धकेल दिया। तुम्हारी सारी रियाजत जाया कर दी। शायद वो सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था, ये शायद उनके ताल्लुक की। वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी। मगर मैं मदावा करूंगा। मदावा? उसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जिंजर ब्रेड हाउस बनाकर ला दूंगा और इसका दिल चाहे वो फूट फूट कर फिर से रो दे। माई फट जहाज से कंधे एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकालकर स्लीपर्स में डाले। मेरी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। वो तेजी से पलटी तो ढीले जुड़े का आखिरी बल भी खुल गया और सारे बल आबशार की तरह कमर पर सीधे गिरते बालों की तरह ढह गए। वो तेज तेज कदम उठाती ऊपर ढलान पे चढ़ने लगी। जहान लब काटता उसे दूर जाते देखता रहा। वो तकिए से ठीक लगाए पांव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथ में से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बैंक पे डाली मुंह में तकिया रखे सो रही थी। चेरी स्टडी रूम में थी। वो चाइनीज लड़की खतीजा नीचे अपने बैंक की कुर्सी पे बैठी मेज पे रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से खराब नहीं हुआ, इसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से खराब हुआ है। तुमने अपने कजन के साथ अच्छा नहीं किया, इसका कसूर नहीं था, इसने तुम्हें वाकई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा सब कर लिया और खुले दिल से अपने कजन को वेलकम करती तो हम इस टूटे जिंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते। इसे एक दूसरे के चेहरे भी मिलते, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते। चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले, और तुमने आज एक टूटे हुए जंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें जमाए डीजे तेजी से कुछ टाइप करती कह रही थी। हया इसी तरह बबल चपाती मोबाइल के बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो किस तरह मैंने वो मुश्किल सबको बनाकर हुसैन से केक कटवाया। दफ्तर हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लब पीछे स्क्रीन को देखा जहां जहां का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद ना कर सकी। क्या है? इसने फोन कान से लगाकर बहुत आहिस्ता से कहा। अभी तक खफा वो एकदम इतनी अपनायत से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई। हलक में आंसू को गोलों से अटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है, मुझे इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मुकालमे मत बोलो, मुझसे अब सर्दी में नहीं खड़ा हुआ जा रहा, फौरन बाहर आओ। वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए। तुम्हारे ड्रोम के बाहर बालकनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अब तक यहीं हो? वो फोन फेंक कर उठी, तेजी सीढ़ियां फलांगी नीचे उतरी और दौड़कर दरवाजा खोला। वो बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराया। ओ जहान। हया दरवाजा बंद करके उसे उस तक आई। उसने टी शर्ट के ऊपर एक हल्का सा स्वेटर पहन रखा था और बालों का फिर से ढीला बांध लिया। आंखें हनूस उतर रही थी। कब से खड़े हो इधर? वो खफगी से कहती हुई उसके साथ आ खड़ी हुई। जब से तुमने बताया था कि तुम्हारी जिंदगी में जंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, मैंने सोचा उनको हल्की पकड़ ना जाऊं। चाय तो नहीं पिलाओगी? वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला कि वो सारी तलखी पिलाकर हंसती। आओ, तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूँ, तुम्हारे तुर्की की सौगात है, वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी सेव वाली चाय नहीं पी थी। वो दोनों साथ साथ अंदरूनी सीढ़ियां उतरने लगे और हम यही पीकर बड़े हुए थे। कितना फर्क है ना हम में। वो शायद यूं ही बुरा था, मगर किचन का दरवाजा खोलती हया ने मुड़कर उसे देखा जरूर था। हाँ, बहुत फर्क है हमने। इसने तस्लीम कर लिया था, इसने हार मान ली थी। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद उफिया डीजे की सुनहरी अकवाल भी ना। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हुई। एप्पल टी तो खत्म है, अब सादा चाय पियो। इसने कैबिनेट खोलकर चंद डब्बे आगे पीछे किए और फिर मायूसी से बताया। दूध निकालो, मैं चाय का पानी चढ़ाता हूँ। आगे बढ़ा, देखती ढूंढ ढांड कर निकाली। इसमें पानी और पत्ती डालकर चूल्हे पे चढ़ाई और चूल्हा जला दिया। वो ऐसे ही था, फौरन से काम कर देने वाला। इसके हाथ बहुत सख्त और मजबूत से लगते थे, काम के मेहनत और मशक्कत की आदि। वो इस्तांबुल की वर्किंग क्लास का नुमाइंदा था। अब वो स्लैब पे रखे बर्तन जमा करके सिंक में डाल रहा था। रहने दो जहान, मैं कर लूंगी, तुमने करने होते तो अब तक कर चुकी होती। अब इससे पहले कि पानी सूख जाए दूध डाल दो, बल्कि मुझे दो।
इसने प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डब्बा उठाया और खुद की डेगची में उडेल दिया। वो इसे देखकर रह गई। वो खुले नल तले प्लेट खंगाल रहा था। जीन्स और जॉगर्स पहने, स्वेटर्स की आस्तीन कोने तक मोड़े, वो टैक्सी में स्क्वायर की मेट्रो में मौजूद इस एग्जीक्यूटिव से कतअन मुख्तलिफ लग रहा था, जिससे चंद हफ्ते कबल हया मिली थी। हया हया डीजे हवास बाख्ता से चिल्लाती हुई किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा फोन मर जाएगा बज बज कर। ओह, अस्सलाम वालेकुम। जहान को देखकर वो गड़बड़ा गई। वालेकुम अस्सलाम। जहान ने पलट कर उसे जवाब दिया। तुम्हारा फोन। वो हया को फोन थमाकर वापस मुड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा, 5 मिस कॉल, तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर। इसी वक्त इसका मोबाइल फिर बजने लगा। इसने स्क्रीन को देखा, वही तुर्की का नंबर। इस बार इसने कॉल वसूल कर ली थी। हेलो जब वो बोली तो इसकी आवाज में दस दस था। हया सलमान, बंदे को अब्दुल रहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे जान गई होंगी। वो शुस्ता उर्दू में कह रहा था। इसकी आवाज में मुंबई के बासियों का तीखा पंता और लहजा बहुत ठंडा। हया का रंग फीका पड़ गया। इसने पलके उठाकर जहान को देखा। वो बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। रॉन्ग नंबर उसने कहकर फोन रखना चाहा, मगर वो आगे बढ़ा। मोबाइल इसके हाथ से ले लिया। कौन? वो फोन कान से लगाकर बोला तो इसके चेहरे पे बेबना सख्ती थी। कौन? इसने तो राय शायद दूसरी जन्म से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जहान लब बीचे चंद लम्बे इंतजार करता रहा, फिर इसने फोन कान से हटाया। बंद कर दिया है। इसने मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए जांचती मशकूक निगाहों से देखा। कौन था? तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताता? शायद रॉन्ग नंबर था। वो अब समझ चुकी थी। तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? फिर जैसे वो चौंका। वो फूल पता नहीं कौन है। इसने शाने उचकाए। जाने दो, हैरेसमेंट एक जुर्म है। हम इसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोचकर बोला। किसी मसले का हल जहां सिकंदर के पास ना हो, ऐसा मुमकिन था भला? जाने दो, मैं इसे ज्यादा अहमियत नहीं देती। खुद ही थक कर रुक जाएगा। गो के वो मुतमईन नहीं हुआ था, मगर सर हिलाकर पलट गया और फिर नल दोबारा से खोल दिया। हया ने मोबाइल को साइलेंट पे लगाकर जेब में डाल दिया। वो इस नाजुक रिश्ते में मजीद बदगुमानी की मुतहम्मिल न थी। चूल्हा क्यों बंद कर दिया? अभी पकने देती। मैं ज्यादा कड़ी हुई चाय पीने का आदी हूँ। इसी लम्हे चूल्हा बंद हुआ तो वो चौंका। मैंने नहीं बंद किया, ये ऑटोमेटिक है। हर 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाता है। अब 10 मिनट बाद खुद ही जल उठेगा। ये अच्छा काम है। इसे जैसे कोफ्त हुई। फिर आखिरी बर्तन खंगालते हुए वो बार बार चूल्हे को सोचती नजरों से देखता रहा। जब बर्तन धुल गए थे तो हाथ धोकर चूल्हे की तरफ आया। बर्तन धुल गए तुम्हारे, अब तुम्हारी जिंदगी के अगले मसले को हल करते हैं। इसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। वो चूल्हे को फिर से जलाने की कोशिश करने लगा। मेरी जिंदगी के मसले टूटे कैबिनेट या ठंडे चूल्हे की तरह नहीं है जो तुम हल कर लोगे। अच्छी भली जिंदगी तुम्हारी, क्या मसला है तुम सिवाय इस बेकार चूल्हे के? कोई तो हल होगा इसका भी। वो निचला लब दबाए झुक के स्विच से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका कोई हल नहीं। नामुमकिन है कि किसी मसले का हल ना हो। ठहरो, मैं भी कुछ करता हूँ। वो पंजों के बल जमीन में बैठा और झुककर नीचे से चूल्हे का जायजा लेने लगा। जहाँ रहने दो, मेरी कार से मेरा टूल बॉक्स ले आओ। डैशबोर्ड में पड़ा होगा, तब तक मैं इसे देखता हूँ। वो जीन्स की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाए, गर्दन नीचे झुकाए, चूल्हे के इर्द गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जहाँ नहीं क्या जो कुछ करने की ठान ले तो फिर किसी को सुन ले। इसे मेट्रो में अपने जूते के तिस्मे खोलते जहान याद आया था। इसने मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जहान की छोटी सी सफेद कार हॉस्टल की सीढ़ियों की आखिरी जीने के सामने खड़ी थी। इसमें से टूल बॉक्स निकालते हुए बेख्तियार हया ने सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं था जितना वो समझती थी, या फिर शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में अमूमी तस्वुर यही होता है कि वो खास से दौलतमंद होंगे, जबकि जहान और कुप्पू इसके बरक्स बेहद और वर्किंग क्लास के अफराद थे। वापस आई तो वो झड़ी से ही शुरू हो चुका था और पाइप सॉकेट और पता नहीं क्या क्या खोले बैठा था। चंद मिनट वो खामोशी से स्लैब के साथ टेक लगाए खड़ी उसे काम करते देखती रही। वो दाएं घुटने और बाएं पंजे के बल जमीन पर बैठा पाइप के दहाने पे पेच कस से कुछ खोल रहा था। टूल बॉक्स इसके पाँव के पास खुला पड़ा था। चंद सबर आजमा पल बीते और फिर वो फातेहाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है ये फिक्स कर दिया है, अब ये खुद से नहीं बुझेगा। इसने कहने के साथ ही अमली मुजाहरे के तौर पे चूल्हे को जला दिया, फिर चाय की केतली इस पे रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना जहान सिकंदर, ये गैर कानूनी है। अगर किसी को पता चल गया तो सबांजी में इसको स्मोकिंग भी गैर कानूनी है, मगर स्टूडेंट्स करते हैं ना। ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं। और कमरों में छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना भी गैर कानूनी है, वो भी रखते हैं ना। तो तुम भी अपनी मर्जी करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी लापरवाही से बोला तो वो हंसी से अपना सर्वे फॉर्म याद आ गया था। तुम सबांजी से पढ़े हो जो इतनी मालूमात है? सबांजी से पढ़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहा होता। हम तो आराम से सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं मादाम।
वो जो भी अपनी कम आमदनी या काम का जिक्र करता था, इसके बजाय मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख उदासी सी होती है। एहसास कमतरी या फिर शायद ये इसका वहम था। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की केतली उठा ली। ट्रे में प्यालियां इसने सेट कर रखी थी। अब वो छलनी रखकर चाय उंडेलने लगी। इस वीकेंड पे डिनर करेंगे साथ। इसने एक झटके से सर उठाया। जरा सी चाय छलनी के दाने से फिसलकर प्याली पकड़े इसके हाथ में गिरी, मगर वो बेहद हैरत से बेयकीनी से जहान को देखी गई। अच्छा नहीं करते, गलती से कह दी। वो जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब है। ठीक है, श्योर, मगर कहा? वो जल्दी से बोली, मुबादा वो कुछ गलत ना समझ ले। फिर अपनी जल्दबाजी पे खिफत भी हुई। इस्तकलाल जदीसी में कहीं भी तुम्हें बस तकसीम पे उतारती है ना? है ने इसकी प्याली उठाकर उसे दी तो इसने सर के जरा से इस्बात के साथ थाम ली। हाँ, वो अपनी प्याली लेकर इसके मुकाबिल स्लैब से टेक लगाए खड़ी थी और चाय में चम्मच डालने लगी। फिर मैं तुम्हें तकसीम से पिक कर लूंगा हफ्ते की रात 8 बजे। ठीक है। वो घूंट भरते हुए मुस्कुरा दी। जब वो इसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो वो दोनों को अपने नीचे पाकर बालकनी की बत्ती से खुद जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि होले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। जहान ने पलट कर उसे देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवा कर, चूल्हा ठीक करवा कर और चाय के 2 कप बनवा कर तुमने बिलाखिर मान ही लिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं सुकून से सो सकूंगा। वो गोया बहुत तशक्कुर और एहसानमंदी से बोला था। वो खिफत से हंसती। कहा ना सॉरी मुझे भी करनी चाहिए, मगर वो मैं डिनर पे करूंगा। उधार रहा। हफ्ते की शाम 8 बजे शार्प। मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ियां उतरने लगा और हया सीने पे बाजू लपेटे खड़ी से जाते देखती रही। जब इसकी कार नजरों से ओझल हो गई तो वो कमरे की तरफ मुड़ गई। बालकनी की बत्ती बुझ गई। सारे में तारीकी छा गई। डीजे वहीं कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। वो जेरे लब कोई धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने बंग के जीने चढ़ने लगी। तुम्हारा कजन बड़ा हैंडसम है, डीजे ने मसरूफ से अंदाज में तबसरा किया। सो तो है, इसने बिस्तर ही में लेट कर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही पप्पू का बेटा है ना? डीजे स्क्रीन को देखती लैपटॉप की गुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। वही शादीशुदा? हाँ। इसके लबों पे दबी दबी सी मुस्कुराहट कर रही। अच्छा। डीजे मायूसी खामोश हो गई। हया जेरे लब वही धुन गुनगुनाने लगी, बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झुंझलाकर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाई जा रही थी। दरवाजा खुला था। इसने धकेला तो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज के साथ दरवाजा खुलता चला गया। सामने लाउंज में अबतरी फैली हुई थी। छोटा सा किचन भी साथ ही था जिसमें इसकी बीवी काम करती हुई दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। इसकी बीवी इसके सामने इसके जाने पुश्त किए चूल्हा जला रही थी। वो भी इसी की तरह थी। दराज कर, घुंघराले बाल, सियाह बाल और एले हफ्शा किसी मखसूस मोटी सिया आंखें। डॉक्टर क्या कहता है? वो चौंक कर पलटी। फिर उसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी हो गई और उसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। वो खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतजाम हुआ। वो कपड़े से हाथ पोंछती हाशिम तक आई और परेशानी से उसका चेहरा देखा। नहीं। हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। तो अब क्या होगा? हमें इन्हीं चंद हफ्तों के में हजारों लीरा जमा करने हैं। तुमने पातशाह से बात की थी तो क्या कहता है वो बेकरार हुई। नहीं देगा। जो काम मैं कर रहा हूं बस उसकी कीमत देगा, ऊपर एक क्रश भी नहीं। क्यों? इतना तो पैसा है उसके पास, पूरा महल तो खड़ा कर रखा है बब्बू के दामे। फिर हमें क्यों नहीं देगा? वो कहता है इसने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा। और फिर मजीद किस खाते में दे? मैंने अभी तक इसकी पिछली रकम तक नहीं लौटाई। हाँ, तो वो हारिस के इलाज पे लग गए थे। कोई जुआ तो नहीं खेलते हम। इसने गुस्से से हाथ में पकड़ा कपड़ा मेज पे दे मारा। वो नहीं देगा, मैं क्या करूं? वो बेहद मायूस था। ये दोनों वही हबशी अफ्रीकन थे जो हया को एयरपोर्ट पे मिले थे और जिसने फोन कार्ड को इस्तेमाल करने में उसकी मदद की थी। मुझे नहीं पता हाशिम, कहीं से भी हो तुम पैसों को बंदोबस्त करो वरना हारिस मर जाएगा। हाशिम ने विचारगी और कब से सर झटका। हाशिम कुछ करो, हमारे पास दिन बहुत कम रह गए हैं। हमें पैसे चाहिए हर हाल में। करता हूँ कुछ। वो जिस शिकस्तगी के आलम में आया था इसी तरह वापस लौट गया। इसकी सियाह पेशानी में तफक्कुर की लकीरों का जाल बिछा हुआ था और चाल में भी मायूसी वाजे थी।
वो मुस्तरब सी उंगलियां मरोड़ती खड़ी उसे जाते देखती रही, फिर एक नजर बंद कमरे के दरवाजे पे डाली जहां इनका बेटा सो रहा था और झटक कर वापस सिंह की तरफ पलट गई, अपना सर झटका ताकि उन सोचों से छुटकारा पा ले, क्योंकि इसे अभी बहुत से काम करने थे और वो काम उसके मुंतजिर थे। डीजे ने दरवाजा खोला तो वो उसे आईने के सामने खड़ी दिखाई दी। दरवाजा बंद करके आगे आई और आया के सामने खड़े होकर पूरी फुर्सत से और बहुत मशकूक निगाहों से उसे देखा। इसके हाथ में मस्कारा ब्रश था और वो आईने में देखती आंखें खोले एहतियात से पलकों पे ब्रश मस कर रही थी। गहरा काजल, सियाह सुनहरी सी आई शेड, लबों पे चमकती गुलाबी लिपस्टिक। वो बहुत मेहनत से तैयार हो रही थी। बाल यूं सेट कर रखे थे कि ऊपर से सीधे आते, बाल कानों के नीचे से मुड़कर घुंघेले हो जाते थे। बालों पे इसने कुछ लगा रखा था कि वो गीले गीले से लगते थे, और जो फ्रॉक उसने पहन रखी थी इसकी पेठी कदीम तर्ज के सुनहरी सिक्कों से भरी थी। आस्तीनें बहुत छोटी थी और उन पर भी सुनहरी सिक्के लटक रहे थे। नीचे लंबे फ्रॉक की कलियां स्याह थी, टखनों से जरा झलकता पजामा भी स्याह था। किधर की तैयारियां हैं? डीजे ने उसे सर से पैर तक देखा। डिनर की? इसने लिप ग्लोस की चंद कतरी लबों पे लगा आईने में देखते हुए होंठ आपस में मस करके खोले। किसके साथ? जहान के साथ। में सख्त लबों से फिसला, लम्हे भर को चुप हो गई, फिर लापरवाही से शाने उठ गए। वैसे वो शादीशुदा है? अच्छा। वो 2 घंटे सर्दी में बालकनी में खड़ा रहता है, चूल्हे के तारों में हाथ डालकर उसे ठीक करता है, सारा किचन साफ करके जाता है, फिर तुम्हें डिनर पे बुलाता है और तुम इस सारी तैयारी के साथ जा रही हो। फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। बको मत। वो हंसते हुए कुर्सी में बैठी और चुप कर अपनी सियाह हाई हील्स पहनने लगी। ना बताओ, मैं भी पता लगा कर रहूंगी। नीचे मुंह पे हाथ फेरती अपनी कुर्सी पे बैठ गई। हया ने गुनगुनाते हुए मेज पे रखा अपना छोटा सा सुनहरी क्लच उठाया, वही डावर भाई की मेहंदी वाला क्लच जिसने जहाज में भी उठा रखा था। इसे वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। अभी भी खोला तो अंदर एक तह किया हुआ विजिटिंग कार्ड और इत्तिसालात का कॉलिंग कार्ड भी रखा था जो उन्होंने अबू जहबी में खरीदा था। इसने मोबाइल, पैसे और सामान जी का आईडी कार्ड अंदर रखा। क्लच छोटा था, हाले का दिया गया मोटा भद्दा मोबाइल इसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो इसने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और अच्छा मैं चली कहकर हैंगर पे लटका अपना सफेद नरम कोट एक हाथ से खींचकर उतारा और बाहर लपकी। बारीक लंबी हील से पतली सड़क पे चलते हुए इसने कोट सीधा किया और पहना, फिर चलते चलते सामने से बटन बंद किए। ग्रोसर का स्टॉप जरा दूर था, इसे वहां तक पैदल जाना था। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए तेज तेज सड़क पे चलती चली जा रही थी। शाम की ठंडी हवाएं से इसके गीले गुंगलैले बाल कमर पर उड़ रहे थे। जिस लम्हे वो गोरसल स्टॉप के करीब पहुंची थी, गोरसल दूर संभान जी के गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। हाले ने कहा था जिस दिन तुम्हारी गोरसल छूटेगी उस दिन हाले नूर तुम्हें बहुत याद आएगी। और इस पर बेबसी और दुख से दूर जाती गुरसर को देखकर इसे वाकई हाले नूर बहुत याद आई। इसने जेब से मोबाइल निकाला और जहाज सिकंदर को पैगाम लिखा। मेरी गोरसल छूट गई है, मुझे पिक कर लो, मैं स्टॉप पे खड़ी हूँ। वो कितनी देर वहां सड़क पे टहलती रही मगर इसका जवाब नहीं आया। शायद इस गरीब के पास जवाब देने का भी क्रेडिट नहीं था। हॉर्न की आवाज पर वो अपने हाल में लौट आई जहां एक सियाह चमकती इसके सामने खड़ी कार थी। ड्राइवर ने बटन दबाकर अपनी तरफ का शीशा नीचे किया और जरा सा चीरा मोड़कर उसे मुखातिब किया। मादाम सुल्तान, तकसीम स्क्वायर, जहाज सिकंदर। तुर्क लबे लहजे में ड्राइवर ने चंद अल्फाज अदा किए तो इतना सर हिला दिया, दरवाजा खोलकर पिछली निशस्त पर बैठ गई। वकीलन जहान का ड्राइवर था, गो कि इसने मफलर चेहरे की गिर्द लपेट रखा था और सर पे टोपी ले रखी थी। हया बस उसकी एक ही झलक ही देख पाई थी, फिर भी उसे गुमान गुजरा कि इसने सियाफाम हबशी को कहीं देख रखा है। कहाँ? ये सोचने का वक्त नहीं था। वो मुस्कुराते हुए जहान को बहुत शुक्रिया, मैं पहुंच रही हूँ, लिखने लगी। जरा की जरा इसने निगाह उठाकर बैक व्यूअर में 1-2 बार देखा भी, मगर ड्राइवर ने इसे कुछ यूं सेट कर रखा था कि वो सिर्फ अपना चेहरा देख सकती। तकसीम स्क्वायर पे तारीकी की पंछी ने अपने पर फैला रखे थे और इसी मुनासबत से हर सू बत्तियां जगमगा रही थी। पूरा स्क्वायर मसनूई रोशनियों से चमक रहा था। मुजस्मा आजादी की तरफ से मुखालिफ सिमतों में सड़कें निकल रही थी। वहां हर सू ट्रैफिक का रश था। मुजस्मा आजादी को चारों तरफ से घास के एक गोल कत्ता एराजी ने घेर रखा था, जैसे किसी फूल की चारों पत्तियां हो और हर पत्ती के किनारों की लकीर पे पथरीली रोश बनी हुई थी। वहां लोगों की खूब चहल पहल थी। ड्राइवर ने स्क्वायर के मुकाबिल एक इमारत की बैरूनी दीवार के साथ गाड़ी खड़ी कर दी। जहां सिकंदर, इसने उंगली से इसी दीवार के साथ साथ दूर इशारा किया। जहां सिकंदर की सफेद कार खड़ी थी, क्योंकि वो दीवार के इस किनारे पे थी तो ये सियाह कार इस किनारे पर।
इसने दरवाजा खोला और बारीक हील एहतियात से बाहर सड़क पर रखी। तकसीम स्क्वायर को इसकी हील्स पसंद नहीं थी, इसे अंदाजा था। वो अपनी गाड़ी के साथ ही खड़ा था। बोनट खोलकर वो झुके हुए कुछ तारे जोड़ रहा था। सियाह जैकेट और जीन्स में मलबूस हमेशा की तरह आम से हुई हुए। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सहज सहज कर चलती उस तक आई। वो कुछ गुनगुनाते हुए एक तार को दूसरी के साथ जोड़ रहा था। हील की टक टक पे रुका और गर्दन घुमा कर देखा। सलाम अलैकुम उसे देखकर मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। इस तारीख कोने में क्या कर रहे हो? मेरी कार खास मौके पर दखा दी जाती है। अब भी मसला करिए, खैर मैं फिक्स कर लूंगा। वो हाथ झाड़ते हुए लापरवाही से बोला। वो तो तुम कर लोगे, मुझे पता है। जहान सिकंदर के पास हर मसले का हल होता है। वो धीरे से ऐसी। तुम बताओ, पूरे स्क्वायर पे मुझे तलाशते तुम्हें कितनी देर लगी? और बस पे आई हो? नहीं, तुम्हारी भेजी गई शोफर ड्रोन कार में आई हूँ। वो धीरे से हंस दिया। वो तंज कहाँ से सीख लिए हैं तुमने? मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ कि तुम यूं मजाक उड़ाओ। वो हंसकर सर झटकता अब यूं लड़ी बंद कर रहा था। हया ने गर्दन फेर कर पीछे देखा। तवील दीवार के इस सिरे पे वो सियाह कार इसी तरह खड़ी थी। तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था? वो कदरे बेचैनी से बोली। मैसेज? जहान ने जेब थपथपाई। मेरा मोबाइल कहाँ गया? इसने दूसरी जेब में हाथ डाला, अपना स्मार्टफोन निकाला, फिर इसकी स्क्रीन को उंगली से छुआ। नहीं। इसने स्क्रीन हया के चेहरे के सामने की। वहां इनबॉक्स खुला था और हया को कोई पैगाम न था। हया ने बेख्तियार अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा। इस पर पैगाम रुकने का निशान नजर आ रहा था। इसने जल्दी से बटन दबाते हुए आउटबॉक्स खोला। इसके दोनों पैगाम वहीं रुके थे। ओह, बैलेंस खत्म था। तो जाहिर है फिर मैसेज कैसे जाता? कोई खास बात थी क्या? वो कार को लॉक लगा रहा था। तुमने मुझे इस पार्किंग एरिया में डिनर कराना है या किसी मुहज्जिब जगह पर? वो बात बदल गई और कनखियों से इसने इस लश-पश चमकती सियाह कार को देखा जो दूर खड़ी थी। इसे किसने भेजा वो कुछ भी समझने से कासिर थी। अगर ये कार मेरा इतना वक्त जाया न कर रहा थी तो मैं अब तक किसी रेस्टोरेंट में जगह ढूंढ चुका होता। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। दोनों साथ साथ सड़क के किनारे चलते रहे। इस्तकलाल स्ट्रीट नामी वो तवील गली टक्सम स्क्वायर के साथ से ही निकलती थी। वो हफ्ते की रात थी, सो इस्तकलाल स्ट्रीट रोशनियों में नहाई, रंगों और कुमकुमों से सजी रौनक किए उरूज पे थी। वहां लोग हमेशा की तरह दोनों तरफ में तेज तेज चलते जा रहे थे। गली के दोनों जानिब चमकती शीशों वाली शॉप्स और रेस्टोरेंट में खासा रश था। वो आगाज में ही दाएं हाथ की कतार में बने रेस्टोरेंट में चले आए। जर्द रोशनियों से मुज़य्यन छत और जगमगाते फानूस ने रेस्टोरेंट के माहौल को एक ख्वाबनाक सा तासुर दे रखा था। इस कोने में वाली खाली मेज के साथ रखे स्टैंड पे है ने अपना कोट लटकाया और कुर्सी खींचकर जहान के मुकाबिल बैठ गई। जर्द रोशनियों में इसकी फ्रॉक सुनहरी सिक्के चमकने लगे। इसने दाएं बाजू में सुनहरी कड़ा पहन रखा था और वो कोनी मेज पे रखकर बाएं हाथ की उंगलियों से कड़े को घुमा रही थी। सुनहरी कलच और मोबाइल इसने मेज पे रख दिया। ऑर्डर मैं करूं या तुम? दावत तुम्हारी तरफ से है तो तुम करो। इसने जरा सा शाने उचकाए। जहन ने मुस्कुराकर सर को कम दिया और मेन्यू कार्ड उठाकर नमाज से पढ़ने लगा। अपनी आदत के मुताबिक वो पढ़ते हुए निचले लब को दांत से दबाए हुए था। हया ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। इस्तकलाल जदीसी में कितने ही लोगों ने मुड़ मुड़ कर इस यूनानी देवियों से सिंगार वाली लड़की को सताइश से देखा था, मगर अजीब शख्स था। कोई तारीफ नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं, इतनी लाताल्लुकी व बेखबरी। वो भी इस शख्स की जो एक नजर में सारे मंजर का बारीक बीनी से जायजा ले लिया करता था। इसे अपनी सारी तैयारियां रायगा जाती महसूस हो रही थी। ऑर्डर कर चुकने के बाद वो मेज पर कोनिया रखे दोनों हाथ आपस में फंसाए है की तरफ मुतवज्जो हुआ और जरा सा मुस्कुराया। तुमने मुझसे उस रोज पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे ड्रोन ब्लॉक क्यों आया था। वो मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता था। इसके हल्के से भूरे शेड लिए सियाह बाल नॉर्मल लड़कों की तरह माथे पे सीधे कटे हुए थे और वो मन हल्के हल्के गीले होते थे। पुरकशी आंखों में एक नरम धीमा सा तासुर लिए वो अब इतना कमजोर मोहतात नहीं लगता था जितना पहले दिन लगा था। जाहिर है किसी काम से आए होंगे मुझसे मिलने, बिलखुसूस आओ ये तो जरा मुश्किल ही है। तुमसे मिलने बिलखुसूस ही आया था और इसके लिए मम्मी को पाकिस्तान फोन करके फातिमा आंटी से तुम्हारे ड्रोन का नंबर पूछना पड़ा था, वरना तुमने हमें एड्रेस तक नहीं दे रखा। और ये बात तो अम्मा ने इसे कल ही फोन पे बता दी थी, मगर लम्हे भर को इसने सोचा कि ढूंढने वाले तो बिना पते के भी ढूंढ लेते हैं, जैसे वो सफेद गुलाब हर जगह से तलाश कर लेते थे। तो फिर आप क्यों आए थे मुझसे मिलने? बस यूं ही मुझे लगा था कि तुम उस रोज इस्तकलाल स्ट्रीट में मुझसे खफा हो गई थी। अच्छा तो आपने मुझे उस दिन पहचान लिया था। हो सकता है वो मेरी शक्ल की कोई लड़की हो, बहुत जल्दी भुला देने वालों में से नहीं थी। सो बड़ी हैरत से कड़े को उंगलियों में घुमाते हुए बोली, एक बात अभी क्लियर कर लेते हैं आया। वो कदरे आगे को होते हुए संजीदगी से बोला, मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ।
मैं लंबी लंबी बातें नहीं कर सकता। मैं प्रैक्टिकल सा आदमी हूँ, ऐसा आदमी जिसको फिक्र माश हमेशा घेरे रखती है। मेरे पास बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ जिसकी मिल्कियत मेरी अपनी नहीं है। मैं कई सालों से इस रेस्टोरेंट की किस्तें अदा कर रहा हूँ जो कि पूरी ही नहीं हो रही। ये चीज मुझे बहुत परेशान रखती है। वो कुर्द लड़की जो उस दिन मेरे साथ थी, वो मेरे रेस्टोरेंट की इमारत की ओनर है और हमारे दरमियान उस वक्त यही मसला जेर बहस था। जब तुम वहां आई हया, उस दिन मैं इतना परेशान था कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो मेरी प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कर रही थी और अगर मैं इसकी रकम अदा ना कर पाया तो वो ऐसा कर भी गुजरेगी। इसी परेशानी में मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। मगर अपनी तमाम तर परेशानियों में भी मुझे अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास है और मैं उनकी परवाह करता हूँ। हया ने मुझको देखकर सर अस्बात में हिला दिया। अब भी खफा हो इस बात पर मुझसे? वो कदरे तौकुफ से बोला। नहीं, मैंने तुम्हें तभी माफ कर दिया था जब तुमने किचन के सारे बर्तन धोए थे और चूल्हा फिक्स करके रख दिया था। वो भी इख्तियार हंस पड़ा। मगर वो जिंजर ब्रेड हाउस मुझ पे उधार है। इससे पहले कि वो कुछ कहती वेटर्स की तरफ आया, मैडम सलमान। हया ने चेहरा उठाकर देखा और लम्हे भर को पत्थर की हो गई। वेटर से सफेद गुलाबों का बुके मेज पे रख रहा था। ये आपके लिए। साथ ही इसने दो रोया तह किया हुआ कागज हया की तरफ बढ़ाया। लीजिए मादा। हया जो साकित निगाहों से गुलदस्ते को देख रही थी, चौंकी और मुख्तलिफ से अंदाज में वो कागज था। मैं इसके कदमों से जान निकल चुकी थी। मुअद्दब सा वेटर वापस पलट गया। इसने कपकपाती उंगलियों से कागज की तहें खोली। बेसतर कागज के एनवस में अंग्रेजी में 3 सतूर लिखी थी। मेरी कार में सफर करके आने का शुक्रिया, लेकिन उसूलन मुझसे लिफ्ट लेने के बाद आपको डिनर भी मेरे साथ करना चाहिए था, ना कि अपने कजन के साथ। फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जहान गिलास सुट के साथ लगाए, घूट घूट पानी पीता, पलके सुकेड़ के इसके चेहरे को बदलते रंगों को देख रहा था। कौन भेजता है तुम्हें ये सफेद फूल? वो खासे सर्द लहजे में बोला तो हया ने चौंक कर सर उठाया। चलना में बेशतर की गर्मजोशी जहान की आंखों में मफकूद थी। इसके चेहरे पर जमानों की अजनबियत और रखाई छाई थी। पता नहीं पर इसे कैसे इल्म हुआ कि हम रेस्टोरेंट में हैं। इसका लहजा चुपता हुआ था। वो खाली खाली निगाहों से उसे देखी गई। कोई जवाब बन ही नहीं रहा था। दिखाओ। इसने हाथ बढ़ाया और अब हया के पास कोई रास्ता नहीं था। इसने कमजोर हाथों से वो कागज जहान के हाथ पे रखा। जैसे जैसे वो तहरीर पढ़ता गया, इसकी पेशानी पे चीखें उभरती गईं, रगे तन गईं और लब भिज गए। तुम किसकी गाड़ी में तकसीम आई हो? उसने निगाह उठाकर हया को देखा और वो एक निगाह में समझ गई थी कि वो एक मशरकी मर्द है। दाया फरकान अब्बा और रोहेल की तरह का मशरकी मर्द। वो मैं समझी वो तुम्हारी कार और ड्राइवर है। मैं समझी तुमने ड्राइवर भेजा है। मेरा ड्राइवर? कब देखा तुमने मेरे पास ड्राइवर? इसने तनफ्फुर से कागज को मुट्ठी में मरोड़ दिया। मैं समझी और उसने कहा तुम्हारा नाम लिया तो उसने ये कहा कि उसको मैंने भेजा। इसने दो टोक अंदाज में पूछा। हाँ। नहीं यानी कि नहीं, इसने नहीं बताया कि इसे किसने भेजा और तुम इसके साथ बैठ गई। आया तुम यूं किसी की गाड़ी में बैठ सकती हो? मैंने कहा ना। मैं समझी तुम्हारी कार थी। बेबसी के मारे अब उसे गुस्सा आने लगा। बेकसूर होते हुए भी इसे अपना आप मुजरिम लग रहा था। मेरे पास तुमने दूसरी कार कब देखी? तुम अगर तुम्हें मुझ पर इतनी बेएतबारी है तो मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। इसने नैपकिन नोच फेंका और कुर्सी धकेल कर उठी। जो शख्स ये हरकत करता है वो मुझसे पूछकर नहीं करता। ना इसमें मेरा कोई कसूर है। अगर तुम मुझे इतना ही बुरा समझते हो तो ठीक है, यहाँ अकेले बैठो, अकेले खाओ और अकेले रहो। इसने क्लच यूं हाथ मारकर उठाया कि क्रिस्टल का गोदान में इससे लुढ़कने के साथ नीचे जा गिरा। चनाकी की आवाज आई और वो खिड़कियों में बैठ गया। जहां शायद इसके लिए तैयार नहीं था, मगर वो इसके तासुरात देखने के लिए रुकी नहीं। वो तेजी से मेज की एक तरफ से निकली, स्टैंड पे लटका कोट कॉलर से पकड़ कर खींचा और तेज से चलती हुई बाहर निकल गई। और वो अगर इसके पीछे आना भी चाहता तो अभी जो वो नुकसान करके गई थी इसे पूरा करके ही आता, और इस कार्रवाई में इसे जितने मिनट लगते इतनी देर में वो इससे दूर जा चुकी होगी। इस्तकलाल स्ट्रीट में लोग इसी तरह चल रहे थे और वो इस रश के दरमियान में ही कहीं थी। इसने कोट नहीं पहना, बाजू पे डाल लिया और दोनों बाजू सीने पे लपेटे वो तेज तेज कदम उठाती चली जा रही थी। आंसू मुतवातिर इसकी आंखों से गिर रहे थे। वो इसके पीछे नहीं आया, और अगर आया भी तो इस शोर और रश में ना इसे देख पाई ना ही इसकी आवाज सुन पाई। बस इसी तरह चलती रही। इस्तकलाल स्ट्रीट का आखिरी किनारा मुड़कर वो तकसीम स्कूल में दाखिल हुई और बिल्कुल सीध में चलती हुई तकसीम पार्क की तरफ बढ़ गई। तारीख पार्क के एक गोशे में वो संगी बेंच वीरान पड़ा था। वो गिरने के से अंदाज में इस पे बैठी और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। अना खुददारी
इज्जत नफ्स और अपनी जात के वकार के वो सारे असबाब जो वो हमेशा खुद को पढ़ाती और दिलाती रही थी, आज बहुत जिल्लत के साथ चिकनाचूर हुए थे। वो शख्स कभी इसको यूं जलील नहीं करता था, यूं बेमोल बेवकत नहीं करता था। इसे एक मौका भी याद ना आया। हमेशा हर दफा वो यही करता था, या फिर ऐसा हो जाता था। आखिर कब तक यूं चलेगा? बहुत गिरा लिया इसने खुद को, बहुत झुका लिया, बहुत बेमोल कर लिया। अब वो मजीद नहीं झुकेगी, अब इसे झुकना पड़ेगा। बस आज ये तय हो गया था। इसने बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए सोचा, फिर इर्द गिर्द पहली रात को देखा तो वापसी का ख्याल आया। इसने गोद में रखा सुनहरी कलच खोला ताकि मोबाइल निकाल सके, मगर ओह, मोबाइल तो इसमें पूरा ही नहीं आता था। वो तो इसमें इस पे रखा था। और वो कोट उठाए बाहर भागी। अपना तुर्की वाला भद्दा मोबाइल वो रेस्टोरेंट पे छोड़ा थी। इसे हरारत में मोबाइल वापस उठाना था, चाहे जहां से सामना हो या ना हो। चंद मिनट बाद वो हाँफती हुई वापस इस्तकलाल स्ट्रीट में इसी रेस्टोरेंट का दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई तो कोने वाली मेज खाली थी। वो दौड़कर इस मेज तक गई और इधर उधर चीजें उठा उठा कर मोबाइल तलाशा, मगर वो कहीं नहीं था। क्रिस्टल की टूटी गुलदान की खिड़कियां भी अभी तक फर्श से उठा ली गई थी। प्रॉब्लम मैडम? वो आवाज से पलटी तो वही बावर्दी वेटर, जिसकी नाक में मोटा सा तिल था, मुतफक्किर सा करता। वो बुके इसी ने ला कर दिया था। मेरा मोबाइल था इसमें। इस पे वो परेशानी से उंगलियां ले लेटे कानों के पीछे रस्ते हुए बोली, और मैं इस पे ये चीजें फिर से इधर उधर करने लगी। जी हाँ, पड़ा था, मगर जब आप गुलदान गिरा कर गई तो आपके साथ जो साहब थे उन्होंने मोबाइल रख लिया और मुझे कहा कि अगर आप आए तो मैं बता दूं कि वो फोन उन्हीं के पास है। वेटर ने टूटी फूटी अंग्रेजी में बताया। ओह अच्छा, इसके तने असाब ढीले पड़ गए। मिलने का एक और बहाना, वो चला गया। जी, वो बिल पे करके फौरन आपके पीछे बाहर दौड़ते आपको नहीं मिले? नहीं, शुक्रिया। वो फूलों के मुतालिक कुछ पूछने का इरादा तर्क करके बाहर निकल आई। इस्तकलाल स्ट्रीट पे कदम रखते हुए इसने कोट पहन लिया। अब इसे काफी देर तक तकसीम स्क्वायर पे गोरसल के इंतजार में बैठना था।